Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's Sankalp series session we are going to discuss the topic NRI accounts. So ये 25 लेक्चर का सीरीज है जिसमें 25 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पीवीबी करवाए जाएंगे. सिमिलर सीरीज आईएफएस, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी अवेलेबल है. प्लस अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आज लास्ट डे है एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए. चाहे आप जैब दे रहे हैं, चाहे आप टीबीएफ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, टुडे इज द लास्ट डे. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ एनआरआईज एंड पीआईओज. तो इंडिया में जो एनआरआईज हैं वो एनआरई अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट यानी कि एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो फेमा ने आरबीआई को पावर दिया है कि रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के जो भी अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए. इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा है, एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, ओसीआईज हैं, जो इंडिया में अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं. और ये जो अकाउंट्स हैं इनके थ्रू फिर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है मेंटेन करके रख सकते हैं. प्लस बहुत सारी स्कीम्स हैं, एनआरआईज और पीआईओज इंडिया में इन्वेस्ट करें उसके लिए स्पेशल अकाउंट्स, स्पेशल फैसिलिटीज उनको दी गई हैं. सबसे पहले है एनआरई अकाउंट. जो हमारा एनआरई अकाउंट है ये एनआरआईज ओपन कर सकते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओपन कर सकते हैं. कहाँ से ओपन कर सकते हो? जो ऑथराइज डीलर्स हैं फेमा के अंडर, या आरबीआई ने जिन कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ किया है ऑथराइज्ड बैंक के तौर पे कि हाँ आप एनआरई अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, तो उनके थ्रू आप एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं. जो ये एनआरई अकाउंट है ये सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, करंट अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट या एफडी की फॉर्म में भी हो सकता है. अब अगर हम ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, मान लो एक पर्सन है अमन और एक है प्रिया, दोनों ही एनआरआईज हैं, ये दोनों मिलके क्या एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. दूसरी सिचुएशन, अगर अमन एनआरआई है और प्रिया उसकी सिस्टर है, रियल सिस्टर है, तो क्या ये लोग मिलके एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ये अकाउंट ओपन कर सकता है. और जो रिलेटिव जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो, रिलेटिव का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है. किसी भी रैंडम पर्सन के साथ एनआरई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, रेजिडेंट रिलेटिव होना चाहिए उसका, और फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे अकाउंट ओपन होगा. और जो इंडियन रेजिडेंट है वो सिर्फ तभी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है अगर एनआरआई उसको पावर ऑफ अटर्नी दे कि ठीक है मैं तो इंडिया में नहीं रहता हूं, मेरे बिहाफ पे तुम ट्रांजेक्शन्स कर लेना. तो जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है वो क्या ऑपरेशंस कर सकता है अकाउंट में? एक तो लोकल पेमेंट कर सकता है एनआरआई के बिहाफ पे, एनआरआई को पैसे भेज सकता है. जो मेन अकाउंट होल्डर है अमन है, उसको प्रिया पैसे भेज सकती है, उसके बिहाफ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है. लेकिन क्या ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स हैं? एक तो वो नया एनआरई अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट होल्डर के अलावा किसी और को पैसे विदेश नहीं भेज सकते हैं, रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो अगर प्रिया के पास पावर ऑफ अटर्नी है वो अमन को पैसे भेज सकती है, अमन के अलावा फॉरेन में किसी और को पैसा नहीं भेज सकती है. ठीक है. और पेमेंट एज अ गिफ्ट टू अ रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, अमन के बिहाफ पे किसी को पैसे गिफ्ट करना इंडिया में, वो भी वो नहीं कर सकती है. और दूसरे एनआरई अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर सकती है. तो सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू बहुत ही बेसिक पावर्स मिलती हैं. ओके. परमिटेड ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं? सेविंग्स और करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? तो ये जो अकाउंट है इसमें इनवर्ड रेमिटेंस भी हो सकती है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस भी हो सकती हैं. मतलब एनआरई अकाउंट में पैसा आ भी सकता है, इस अकाउंट से पैसा जा भी सकता है. ठीक है, किसी भी करेंसी में. तो फॉरेन करेंसी नोट्स के थ्रू आप पैसा जमा करवा सकते हो इस अकाउंट के अंदर. आपके पास करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए अगर सिनेरियो में एप्लीकेबल है. एंड द नोट्स आर टेंडर्ड इन पर्सन बाय द अकाउंट होल्डर. जो अकाउंट होल्डर है वो खुद वो नोट्स लेके आया है, एंड ऑथराइज डीलर सेटिस्फाइड है कि अकाउंट होल्डर इंडिया के बाहर रेजिडेंट है, कि उसके पास नोट थे, उसने नोट दिए, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म अगर रिक्वायर्ड था करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म दिया, और अकाउंट जो ऑथराइज डीलर है वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है अकाउंट होल्डर इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, इसके नोट्स लेके हम इसका एनआरई अकाउंट ओपन कर देते हैं. अब एनआरई अकाउंट्स पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी अकाउंट में आ सकता है. इंडिया में कोई इनकम अर्न करी है एनआरआई ने आफ्टर टैक्सेस, वो भी इस अकाउंट में आ सकती है.
किसी और एनआरई अकाउंट या किसी और एफसीएनआर अकाउंट से इस एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, वो भी किया जा सकता है। एनआरआई ने कोई पहले हाउस बुक किया था, प्लॉट बुकिंग करी थी, कोई प्रॉपर्टी को लेके ट्रांजेक्शन्स करी थी इसी अकाउंट से, या अपने एफसीएनआर अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन्स करी थी, उसका कोई रिफंड आना है, वो इन अकाउंट में वापस आ सकता है। डेबिट्स क्या है, इस अकाउंट से पैसा जा कौन सा सकता है? एनआरआई को कोई लोकल पेमेंट्स करने हैं, विदेश में पैसा भेजना है, दूसरे एनआरई अकाउंट में पैसा डालना है, या अपने किसी एफसीएनआर अकाउंट में पैसा डालना है, तो वो कर सकता है। ठीक है। अगर आप एनआरई अकाउंट एफडी की फॉर्म में ओपन करना चाहते हो, तो मिनिमम 1 ईयर के लिए आपको एफडी करानी पड़ती है। तो ये याद रखना, एनआरई अकाउंट में कम से कम 1 साल के लिए आपकी एफडी होती है। अब एनआरई अकाउंट्स पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी गाइडलाइंस आरबीआई ने दी हुई है बैंक्स को। ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन करते हो एनआरई में, तो वो डोमेस्टिक जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वही इस अकाउंट पे भी मिलेगा। अब जो टर्म डिपॉजिट है, उस पे वेरी करेगा, आपने कितने टाइम के लिए एफडी कराई है, आपका क्या बल्क डिपॉजिट है। जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर आप 3 करोड़ से ऊपर की एफडी करवा रहे हो, तो वो बल्क डिपॉजिट है, हो सकता है उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो टर्म डिपॉजिट तो वेरी करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियन को उतने ही टाइम के लिए एफडी पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एनआरआई को उससे ज्यादा मिल रहा है। नहीं, एनआरआई को है तो उतना ही, उससे कम मिलना चाहिए। कभी भी एनआरआई को इंडियन से ज्यादा आप नहीं दोगे इंटरेस्ट। ठीक है। कि मैं एफडी करा रही हूँ 3 करोड़ की, तो मुझे 8% मिल रहा है, और एनआरआई उतने टाइम के लिए उतने अमाउंट में करा रहा है, उसको 8.5% मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि बैंक के स्टाफ को एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को दे देते हैं बैंक वाले, वो एनआरई अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं है। और जो इंटरेस्ट होता है, या तो वो क्वार्टरली क्रेडिट होता है, या फिर हाफ ईयरली क्रेडिट हो सकता है। अब डिपॉजिट्स ऑफ रिटर्निंग एनआरआई, कई बार कुछ एनआरआई सोचते हैं कि अब हमें विदेश में नहीं रहना, अब हमें इंडिया में वापस से सेटल होना है, अब हमें इंडियन रेजिडेंट बनना है। ठीक है। तो उनके जो इंडिया में एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट है, वो रीडेजिग्नेट होंगे। मान लो प्रीति जिंटा एनआरआई है अभी, ठीक है, उसने इंडिया में एनआरई अकाउंट ओपन कर रखा है, एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर रखा है। अब वो सोचते हैं कि मेरा इंडिया में मन लग रहा है, मुझे इंडिया में काम मिल रहा है, अब मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, मैं इंडियन रेजिडेंट बन रही हूँ। तो उसके जो भी एनआरई और एफसीआर अकाउंट्स होंगे, अब वो बन जाएंगे आरएफसी अकाउंट। आरएफसी जो अकाउंट होता है, वो उन पर्सन के लिए होता है जो पहले एनआरआई थे, अब वो इंडियन रेजिडेंट बन गए हैं, और वो अपना सारा विदेश से पैसा अब इंडिया में लाना चाहते हैं, तो वो सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में आता है। तो एनआरई और एफसीआर अकाउंट जो है, वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर टर्म डिपॉजिट हैज नॉट रन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, अगर प्रीति जिंटा ने मान लो एनआरई अकाउंट में एफडी करवाई थी, ठीक है, अभी एफडी हुए 1 साल भी नहीं हुआ कि वो इंडिया वापस आ गई कि मुझे तो अब इंडियन रेजिडेंट बनना है। ठीक है। अब उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस अकाउंट पे, वो कितना मिलेगा? जितना सेविंग्स रेट पे मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में जितना मिलता है आरएफसी में, पहली बात तो वो आरएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा उसका एनआरई अकाउंट, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना मिलेगा जितना सेविंग्स अकाउंट में मिलता है आरएफसी के अंडर, क्योंकि 1 साल भी नहीं चलाई उसने एफडी, और कम से कम एनआरई अकाउंट में 1 साल तो चलनी चाहिए एफडी। ठीक है। बाकी केसेस, अगर एफडी 1 साल पूरा कर गई, उसके बाद प्रीति जिंटा इंडिया वापस आती है कि अब मैं रेजिडेंट बन गई हूँ, तो उसका जो डिपॉजिट है वो मेच्योरिटी तक कंटिन्यू करेगा, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया था, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल से पहले अगर आपका आरएफसी बन गया, तो फिर आपको सेविंग्स वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल अगर आप पार कर गए हो, तो जितने टाइम के लिए आपने एफडी कराई थी, उसको मेच्योर होने दो, और जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था, उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। क्या इन अकाउंट्स में जो एफडीज हैं, उनमें आपको प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है? अलाउड है, लेकिन पेनल्टीज लगती हैं फिर अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो। नॉर्मली इंडिया में भी एफडी अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ करते हो, तो आपको उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने एनआरई अकाउंट को आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करते हो, या अपना अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हो कि मुझे आईसीआईसीआई की सर्विसेज पसंद नहीं है, मैं एचडीएफसी में लेके जा रहा हूं अपना अकाउंट, तो वहां पे कोई पेनल्टीज नहीं लगेगी। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाए, जैसे अमन ने एनआरई अकाउंट ओपन करा था, उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? तो जो डोमेस्टिक अगर क्लेमेंट्स हैं, रेजिडेंट क्लेमेंट्स गेट इंटरेस्ट एट डोमेस्टिक एफडी रेट फॉर बैलेंस पीरियड। मान लो उसने 5 साल के लिए अमन ने एफडी करवाई थी, ठीक है, 2 साल बाद अमन की डेथ हो गई, तो अभी बचे बाकी के 3 साल। तो उसके जो नॉमिनी है, अगर वो इंडियन रेजिडेंट है, अगर उसका नॉमिनी इंडियन रेजिडेंट है,
और वो मैच्योरिटी के बाद जब पैसा क्लेम करने आएगा तो 3 साल के लिए उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जितना कि इंडियन एफडी पे, डोमेस्टिक एफडी पे मिलता है। 2 साल का तो ऑलरेडी अमन जिंदा था तो उसको एनआरई अकाउंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन जब वो मर गया उसके बाद 3 साल तक मेच्योर होने तक जितना इंडियन एफडी का रेट है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब और प्रोविजंस की बात करें, क्या आप एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट, जो एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ा है, क्या आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो? यस, इंडिया में भी लोन ले सकते हो, विदेश में भी लोन ले सकते हो। एसबीआई की इंडियन ब्रांच, एसबीआई की फॉरेन ब्रांच, वहां पे भी इन एनआरई डिपॉजिट्स के अगेंस्ट एनआरआई लोन ले सकता है। लेकिन अगर एनआरआई ने लोन ले लिया तो जब तक वो लोन वापस नहीं करता तब तक वो अपने डिपॉजिट्स का, एफडीज का प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकता। अगर एक अमन ने 5 करोड़ की एफडी थी और उस 5 करोड़ की एफडी के अगेंस्ट उसने 3.5 करोड़ का लोन ले लिया, तो जब तक वो ये लोन नहीं चुका देता तब तक अपनी एफडी का प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकता। अब एनआरई अकाउंट में क्या फायदा है कि एनआरई डिपॉजिट्स और उनपे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो फुली एग्जम्प्टेड है, ना उस पे इनकम टैक्स लगता है ना उस पे वेल्थ टैक्स लगता है। ठीक है। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो अगर नॉन रेजिडेंट नॉमिनी है तो नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अगर इंडियन नॉमिनी है, इंडियन रेजिडेंट नॉमिनी है, तो और इंडियन नॉमिनी जो है वो अमन की कोई फॉरेन की लाइबिलिटीज को सेटल करना चाहता है तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा। अगर नॉन रेजिडेंट है, अमन ने किसी लीजा नाम की लड़की को अपना नॉमिनी बनाया तो लीजा को पैसा चला जाएगा विदेश में। लेकिन मान लो उसने प्रिया को अपना नॉमिनी बनाया था, ठीक है, प्रिया को पता है कि अमन का बहुत सारा पैसा है जो विदेश में उसने चुकाना है, अब वो चुकाना चाहती है अमन के बिहाफ पे, तो रेमिटेंस वो अगर करना चाहती है इस पर्पस के लिए तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है। अब एनआरई डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आप लोन लेते हो, अगर आप लोन लेते हो इंडिया में, अमन जो एनआरआई है वो इंडिया में लोन लेता है अपने एनआरई डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो दिया जा सकता है अकाउंट होल्डर को या थर्ड पार्टी को भी लोन दिया जा सकता है। कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे नॉर्मली बैंक के मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इन लोन्स में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट होते हैं। ओके। एंड लोन का जो पैसा है, अगर आपने बता दिया बैंक को कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिया में ये फ्लैट खरीदना है उसके लिए मैं लोन ले रहा हूं, तो उसे इंडिया में ही यूज करना है, उस पैसे को वो विदेश नहीं लेके जा सकता। ठीक है। उसे कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, पर्सनल पर्पस है, उसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, मतलब कि वो लेके नहीं जाएगा वो पैसा विदेश, तो वो कर सकता है। कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, खरीद सकता है। लेकिन वो लोन के पैसे से एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अपने घर लेना है तो ठीक है, लेकिन वैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ऑन लेंडिंग करनी है कि बैंक से लिया 8% पे, आगे दे दिया 12% पे, ये करना अलाउड नहीं है। अपने लिए ही आप उसे यूज करोगे, जो पर्पस है उसी के लिए आप यूज करोगे। ठीक है। अगर लोन थर्ड पार्टी को दिया जाता है, अमन नहीं लेता, अमन की मान लो सिस्टर को लोन दिया जाता है, नो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन टू द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर इज अलाउड। ओके। उसके बाद रीपेमेंट बाय द होल्डर, अब इसको रीपे कैसे करना है, एनआरई डिपॉजिट्स के थ्रू ही एडजस्टमेंट कर लो कि वो डिपॉजिट्स के थ्रू एडजस्टमेंट करवा लेगा, जो अकाउंट में पैसा है उसके थ्रू पैसा बैंक रिकवर कर लेगा, या वो विदेश से पैसा भेजेगा बैंक को लोन की किस्त के लिए, या एनआरओ अकाउंट में अगर कोई पैसा पड़ा है एनआरओ अकाउंट से वो लोन चुका सकता है। ठीक है। ये इंडिया में अगर वो लोन ले रहा है उसके लिए है। ओके। अब यहाँ पे आई होप ये वाला जो पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन कंसिडरेशन, ये आपका क्लियर हो गया हो कि अगर लोन थर्ड पार्टी को दिया जाता है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि अमन ने अपनी बहन को लोन दिलवा दिया और बाद में अपनी बहन से फॉरेन करेंसी में पैसा ले लिया, कंसिडरेशन ले लिया, वो नहीं अलाउड होगा। नो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन टू द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर इज अलाउड, कि वो फॉरेन करेंसी में अपनी बहन से ले ले कि मैंने तुझे लोन दिलवा दिया अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट, ये सब अलाउड नहीं है। अब अगर अमन को इंडिया के बाहर लोन लेना है तो दिया जा सकता है थर्ड पार्टी को, नॉन रेजिडेंट को, जेन्युइन पर्पस के लिए। ठीक है। ऑथराइज डीलर बैंक्स में अलाउड रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया टू लिक्विडेट सच लोन्स। अब मान लो कि अमन ने एसबीआई की इंग्लैंड वाली ब्रांच से लोन ले लिया अपने एनआरई डिपॉजिट के अगेंस्ट। ठीक है। अब वो लोन चुकाने के लिए क्या वो इंडिया से पैसा विदेश लेके जा सकता है? यस, लेके जा सकता है, क्योंकि वहां पे भी पैसा उसको लोन चुकाने के लिए चाहिए।
तो ऐसा हो सकता है कि उसने विदेश में लोन ले लिया था, अब उस लोन को चुकाने के लिए इंडिया के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो लेके जाना चाहता है, तो यस ऐसा किया जा सकता है। ओके। उसके बाद एफसीएनआर अकाउंट, अब इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, एफ से एफसीएनआर और एफ से एफडी। इस अकाउंट में सिर्फ टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो एलिजिबल वही ऑथराइज डीलर, ऑथराइज बैंक के थ्रू ये अकाउंट ओपन हो सकता है। किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जो आरबीआई अलाउ करता है, येन है, रेमनिम्बी है, पाउंड है, यूरो है, किसी में भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ये सब अलाउड नहीं है। आपको मिनिमम 1 साल के लिए एफडी करानी पड़ती है, मैक्सिमम आप 5 साल के लिए एफडी कराते हो, या ब्लॉक्स में एफडी होती है 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल की एफडी, या फिर एग्जैक्टली 5 ईयर्स की आप एफडी करवा सकते हो। फ्लोटिंग रेट पे भी एफडी हो सकती है, फिक्स्ड रेट पे भी एफडी हो सकती है। फ्लोटिंग रेट जो होगा आपका हर 6 महीने में रीसेट होगा। और रेफरेंस रेट बेस के तौर पे किसको यूज करोगे? ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट या फिर स्वैप रेट्स कोटेड बाय एफबीआई, इनके बेसिस पे आप अपना फ्लोटिंग रेट डिसाइड करोगे। अब फ्लोटिंग रेट में कैसा है, मान लो आपका जो भी आपने बेस रेट डिसाइड किया, मान लो आपने OARR को अपना बेस रेट बनाया, इसमें +250 BPS तक ही आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है। देखो वन, जो आपका ये बीपीएस का मतलब होता है 0.01%, तो 250 BPS का मतलब हुआ 2.5%। ठीक है। 350 BPS का मतलब हो गया लगभग 3.5%। तो जितना आपका बेस रेट है +250 BPS, अगर आपका डिपॉजिट 3 साल तक का है, और अगर आपका डिपॉजिट एफडी का 3 से 5 साल तक का है, तो 350 BPS अप टू अबव दी बेस रेट, इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेस रेट आपका 5% और एफडी पे इंटरेस्ट दे रहे हो 10-12%, नो, +250 BPS +350 BPS ही होता है। आप जो कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का, वो 360 डेज का ईयर माना जाएगा, और 6-6 महीने पे उसको आप रीसेट करोगे जो भी आपका फ्लोटिंग रेट है। और फाइनली जब सेटलमेंट होता है, जो कस्टमर पैसा लेता है, जितने दिन के लिए उसने एफडी करवाया है, उतने दिन के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप अपनी एफडी को रिन्यू भी करवा सकते हो। पहले उसने 2 साल की एफडी कराई एनआरआई ने, फिर उसको लगा मुझे रिन्यू करवानी है, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो रिन्यू कर देगा एट लोअर ऑफ द ड्यू रेट और रिन्यूअल डेट रेट। तो जो ड्यू डेट है और रिन्यूअल डेट जिस दिन आपने कराया, उसमें से जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी एफडी रिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप 14 दिन निकल जाते हैं, ओवर ड्यू हो जाता है, फिर अगर आप उसी को दोबारा से एफडी दोबारा से रिन्यू करवाना चाहते हो, तो उसे रिन्यूअल नहीं माना जाएगा, बैंक वाले उसे फ्रेश डिपॉजिट के तौर पे लेंगे। फिर अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा? तो देखिए, अगर जितने टाइम के लिए उसने एफडी कराई थी, अमन ने मान लो 5 साल के लिए एफडी कराई थी, उसकी 3 साल बाद डेथ हो गई, लेकिन उसके नॉमिनीज ने पूरे 5 साल होने दिए, उसके बाद पैसा विड्रॉ किया, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था इनिशियली, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको एफडी का पैसा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लो कि 3 साल बाद अमन की डेथ हो गई, तो उसके जो नॉमिनी है उन्होंने 3 साल बाद ही पैसा निकलवा लिया, तो 3 साल का जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है उतना उन्हें मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी प्री मेच्योर विड्रॉल पे। ठीक है। और अगर क्लेमेंट्स इंडियन रेजिडेंट है, जो नॉमिनी है अगर वो इंडियन रेजिडेंट है, तो उनको पैसा आईएनआर में मिलेगा और डोमेस्टिक एफडी रेट पे मिलेगा। ठीक है। जो रेजिडेंट क्लेमेंट्स होते हैं, तो उनको पैसा आईएनआर में मिलता है, फॉरेन करेंसी में नहीं मिलेगा। अगर मान लो अमन इंडिया वापस आ जाए, अमन ने एफडी करवाई और फिर वो इंडिया वापस आ गया, ठीक है, तो वो अपनी एफडी को कॉन्ट्रैक्टेड रेट तक कंटिन्यू कर सकता है मेच्योरिटी पे, कि 8% पे थी एफडी, 8% तक वो कंटिन्यू कर रहा है, 5 साल तक कंटिन्यू कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेच्योरिटी पे वो पैसा उसको मिल जाएगा, आरएफसी अकाउंट में उसको पैसा मिल जाएगा। और जब वो एक बार इंडिया आ जाता है, इंडियन रेजिडेंट बन जाता है, उसका जो डिपॉजिट होगा एफसीएनआर वाला, उसको रेजिडेंट डिपॉजिट्स के तौर पे बैंक ट्रीट करेगा, एनआरआई डिपॉजिट्स के तौर पे नहीं ट्रीट करेगा। ठीक है। मेच्योरिटी पे उसका पैसा किसी रेजिडेंट रुपी अकाउंट या आरएफसी अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिया वापस आता है, इंडिया आते ही अपना सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेता है, और अगर एफडी को हुए 1 साल से कम समय हुआ था, तो फिर उसको एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आरएफसी अकाउंट में जितना सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उतना मिलेगा। कि अमन इंडिया आ गया, उसने अपने सारे जो डिपॉजिट्स हैं आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट हो गए, और एफडी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, तो उसके अकाउंट को फिर सेविंग्स वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड था। ठीक है।
प्री मेच्योर विड्रॉल अगर कराया जाता है एफसीएनआर अकाउंट में, तो बैंक बोर्ड के अप्रूव्ड जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से पेनल्टी लगती है। प्री मेच्योर विड्रॉल पे बैंक अपनी स्वैप कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है फॉरेन करेंसीज के केस में, वो भी रिकवर कर सकता है पेनल्टीज के अंदर। लेकिन अगर एक कस्टमर अपने एफडीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट करता है, अमाउंट नहीं चेंज करता, टेन्योर नहीं चेंज करता, सिर्फ स्प्लिट करता है, या फिर उसे आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है, उस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। बाकी जो जो फीचर्स एनआरई अकाउंट्स में है वही सारे फीचर्स आपको एफसीएनआर में भी देखने को मिलते हैं। एफसीएनआर का पैसा भी आप फ्रीली रिपैट्रिएबल है, आराम से आप इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो, और इस पे भी कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता जैसे एनआरई में नहीं देना पड़ता। फिर आते हैं एनआरओ अकाउंट्स। तो जो भी पर्सन इंडिया के बाहर रेजिडेंट है, या इवन जो फॉरेन नेशनल्स है नॉन इंडियन ओरिजिन के, मान लो कल टॉम क्रूज है, वो तो नॉन इंडियन ओरिजिन का फॉरेन नेशनल है, यूएस सिटीजन है, उसको अगर इंडिया में अकाउंट ओपन करना है टेम्परेरीली, तो वो एनआरओ अकाउंट ही ओपन करेगा। तो एनआरओ फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल है। ऑथराइज डीलर्स, ऑथराइज बैंक, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग्स, करंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी। तो एनआरई और एनआरओ में क्या समानता है कि दोनों में ही सारे टाइप के अकाउंट ओपन हो जाते हैं। ये भी ज्वाइंट अकाउंट के फॉर्म में भी ओपन हो सकता है, दो एनआरआईज मिलके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर एनआरआई अपने रिश्तेदार के साथ मिलके भी ओपन कर सकते हैं, जो इंडियन रेजिडेंट रिलेटिव हो उसके साथ मिलके भी ओपन कर सकते हैं, फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस पे। एनआरओ अकाउंट में जो एफडी होती है वो मिनिमम 7 डेज के लिए होती है, ठीक है। एनआरई में 1 साल के लिए थी, यहाँ पे 7 डेज के लिए होती है। अब इस अकाउंट में क्या क्रेडिट हो सकता है, क्या पैसा आ सकता है? रेमिटेंसेस, कोई इंडिया में उसने कुछ उसके ड्यूज हैं, ठीक है, दूसरे एनआरओ अकाउंट से पैसा आ सकता है। किसी रिश्तेदार ने उसको, इंडियन रिश्तेदार ने पैसा गिफ्ट किया अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो भी इस अकाउंट में पैसा आ सकता है। इस अकाउंट से पैसा जा कौन सा सकता है? कोई लोकल पेमेंट करनी है, दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है, ठीक है। और करंट इनकम तो आप सारी की सारी रिपैट्रिएट कर सकते हो, लेकिन इस अकाउंट में जो मेन फंड है, मैक्सिमम आप $1 मिलियन तक एक साल में रिपैट्रिएट कर सकते हो। तो एनआरई अकाउंट का सारा पैसा आप विदेश लेके जा सकते हो, एक साथ एफसीएनआर का भी लेके जा सकते हो, लेकिन इसमें $1 मिलियन तक का लिमिट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। सेविंग्स पे उतना ही मिलता है जितना बाकी डोमेस्टिक वाले अकाउंट्स में मिलता है। और यहाँ पे अगर आपका टर्म डिपॉजिट है, तो अगर बल्क डिपॉजिट कौन सा होता है, 3 करोड़ या उससे ज्यादा वाला जो होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एफडी होती है, उसे बल्क डिपॉजिट बोलते हैं। तो टर्म डिपॉजिट में आपका कितना टेन्योर है एफडी का, कितना अमाउंट, उन सब पे वेरी करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का इंडियन एफडी से ज्यादा का आप एनआरआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो। सीनियर सिटीजन को, स्टाफ को आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो, और इंटरेस्ट क्वार्टरली या शॉर्टर इंटरवल में दिया जा सकता है। अब एनआरओ अकाउंट में लोन्स क्या मिल सकते हैं? मिल सकता है, एनआरओ डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट या प्लांटेशन के लिए आप लोन नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब अगर एनआरआई इंडिया वापस आ जाता है, तो एनआरओ ट्रीटेड एज रेजिडेंट अकाउंट अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो अगर एनआरआई परमानेंटली इंडिया आ जाता, तो फिर उसके अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर वो दोबारा से एनआरआई बन गया, पहले प्रीटिजेंटा एनआरआई थी तो उसने एनआरओ अकाउंट ओपन किया, इंडिया आ गई तो वो आरएफसी बन गया, दोबारा वो एनआरआई बन गई तो वो दोबारा से एनआरओ अकाउंट डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो एनआरओ अकाउंट होल्डर है, वो किसी को पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकता है कि मेरे बिहाफ पे लोकल पेमेंट कर लो, मेरे बिहाफ पे मुझे रेमिटेंसेस कर देना, तो पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है। तीनों टाइप के अकाउंट्स में आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, तो क्या ऑथराइज्ड डीलर्स जो बैंक्स होते हैं, वो एनआरआईज या पीआईओज को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। अब एनआरआई उन क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करता है, उसे सेटल कैसे करेगा? वो विदेश से पैसा भेज सकता है, एनआरई, एफसीएनआर या एनआरओ अकाउंट के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड का वो पेमेंट कर सकता है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, तो रेमिटेंसेस अब्रॉड require proof and prescribed formats from CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी सेटलमेंट है, तो अगर किसी को विदेश पैसा लेके जाना होता है ना, एनआरआई को इंडिया से विदेश पैसा लेके जाना है, तो जो भी इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी
प्रूफ्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो सबमिट करने के बाद वो अपना पैसा लेके जा सकते हैं कि आपका कोई इंडिया में ड्यू पेंडिंग नहीं है, तो पैसा विदेश लेके जाया जा सकता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो फॉरेन नेशनल जब इंडिया आते हैं तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग्स या करंट फॉर्म में वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। क्रेडिट्स ओनली फ्रॉम फंड्स रेमिटेड फ्रॉम अब्रॉड और करेंसी ब्रॉट इनटू इंडिया। अब ये जो फॉरेन नेशनल्स है इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो एनआरआईज को मिलती हैं। ठीक है। एनआरआईज तो एफडी भी खोल सकते हैं, ये सिर्फ सेविंग्स और करंट ओपन कर सकते हैं। और इनके अकाउंट में पैसा कौन सा आएगा, या तो उन्होंने विदेश से इस अकाउंट में पैसा डाला या वो इंडिया में जो करेंसी लेके आए वो इस अकाउंट में डाल सकते हैं। और जब इंडिया से वापस जा रहे हैं तो अपना अकाउंट क्लोज करके चले जाओ। ठीक है। सारा रिपैट्रिएट करके अकाउंट क्लोज करके चले जाओ। ठीक है। जब ये वापस जा रहे होते हैं, रेजिडेंट अकाउंट्स ऑफ फॉरेन एम्प्लॉइज कैन बी री डेजिग्नेटेड एज एनआरओ। कई बार फॉरेन के एम्प्लॉइज होते हैं, वो इंडिया में लंबा समय रहते हैं, तो वो इंडियन रेजिडेंट हो जाते हैं। जब वो फॉरेन जाने लगते हैं तो उनके अकाउंट्स को री डेजिग्नेट कर दिया जाता है एज एनआरओ अकाउंट्स। ओके। एंड जो भी क्रेडिट्स हैं इस अकाउंट में बोनाफाइड पर्पस के लिए होने चाहिए। आप $1 मिलियन तक एनआरओ अकाउंट में से रिपैट्रिएट करके लेके जा सकते हो, और एक बार सारा पैसा ले गए तो फिर वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। अगर किसी को $1 बिलियन से ज्यादा पैसा लेके जाना है एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम योर एनआरओ अकाउंट, तो फिर आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी पाकिस्तानी नेशनल या पाकिस्तानी कंपनी को इंडिया में अकाउंट ओपन करना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, परमिटेड अगर उनके पास वैलिड वीजा है और एफआरआरओ का परमिट है। ठीक है। उसके बाद एंटिटीज को आरबीआई का अप्रूवल लगता है। जो नेशनल्स हैं उनको वीजा प्लस एफआरआरओ परमिट लगता है, एंटिटीज को आरबीआई का अप्रूवल लगता है। ठीक है। कई बार बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुस्लिम प्रधान कंट्री है, तो वहां पे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये वहां पे माइनॉरिटीज हो जाते हैं। तो कई बार इनको इंडिया में लॉन्ग टर्म वीजा पे लाया जाता है कि उनकी जान को खतरा है, उन कंट्रीज में कोई भी इशू है, तो वो भी एनआरओ अकाउंट, एक एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो फिर उनके अकाउंट रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स को हर 6-6 महीने में एफआरआरओ रिव्यू करता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करता है। अब ये मेन अकाउंट हो गए हमारे एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। एक और अकाउंट है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो जो फॉरेन नेशनल्स या जो फॉरेन एंटिटीज इंडिया में किसी एंटिटी या इंडिविजुअल के साथ बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंडिया के बाहर का कोई भी रेजिडेंट जैसे इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन अगर वो पर्सन या एंटिटी पाकिस्तान या बांग्लादेश से है तो आरबीआई का स्पेशल अप्रूवल लगता है। कौन से पर्पस के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करनी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर लेंडिंग का पैसा है, आईएफएससी या वाया आईएफएससी यूनिट्स गिफ्ट सिटी में ट्रांजेक्शन करना है, वो इस अकाउंट के थ्रू हो सकता है। ये अकाउंट मैक्सिमम 60 साल के लिए ओपन हो सकता है, इससे ज्यादा के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जितने टाइम का आपका बिजनेस है उतने टाइम के लिए आप अकाउंट ओपन करोगे विद द लिमिट ऑफ 7 years। ठीक है। अकाउंट में आप सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करोगे। ठीक है। आप अलग अलग अकाउंट ओपन कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी की ट्रांजेक्शन्स के लिए एक ही अकाउंट में भी सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है फॉर फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी टू रेजिडेंट्स। एंड क्या एनआरओ अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट में पैसा जा सकता है, तो नहीं जा सकता। इन अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, करंट अकाउंट की फॉर्म में ये होते हैं। एक बार आपका बिजनेस खत्म हो गया तो सारा का सारा पैसा आप विदेश लेके जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टैक्सेस हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। इफ अकाउंट होल्डर बिकम्स रेजिडेंट तो वे अकाउंट भी फिर रेजिडेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। नॉमिनेशन क्या आप एसएनआरआर अकाउंट में कर सकते हो? यस, आप इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर सकते हो। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फंड्स टू बी क्रेडिटेड टू एनआरओ एनआरई अकाउंट ऑफ द नॉमिनी और रेमिटेड अब्रॉड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। तो अगर नॉमिनी का एनआरओ एनआरई अकाउंट है तो उसमें उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर विदेश में अगर कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू वो पैसा जो है एब्रॉड रेमिट हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं एनआरओ अकाउंट
मेंटेन्ड इन इंडियन करेंसी, एनआरई इंडियन करेंसी में मेंटेन होता है, एफसीएनआर फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। डिपॉजिट करेंसी इंडियन इंडियन, लेकिन एफसीएनआर फॉरेन करेंसी में ही होता है। विड्रॉल इंडियन करेंसी, एफसीएनआर फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। ये जो डाटा है ये आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से मैंने लिया है, तो प्लीज डू फ्लैग इट अगर आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत लगती है। अब एनआरओ अकाउंट पे अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उस पे टैक्स लगता है, एनआरई में नहीं लगता, एफसीएनआर में नहीं लगता। एफसीएनआर में सिर्फ एफडी हो सकती है, एनआरई एनआरओ में सेविंग्स, करंट, आरडी या फिर एफडी भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो मई 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एफसीएनआर अकाउंट कैन बी ओपन्ड एज, तो सिंपल है, एफ से एफसीएनआर, एफ से एफडी। तो टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में ही आपका एफसीएनआर हो सकता है, तो सी करेक्ट आंसर है। ये अक्टूबर 2023 में एक और पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट। ये सेविंग्स, करंट, आरडी, एफडी की फॉर्म में हो सकते हैं, यस। ये आप रेजिडेंट रिलेटिव के साथ ओपन कर सकते हो ज्वाइंट अकाउंट की फॉर्म में, फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस पे, यस। मिनिमम टेन्योर 1 साल का होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एनआरई अकाउंट है उसमें 1 साल का मिनिमम टाइम होता है, एनआरओ में 7 डेज का होता है, तो गलत हो गया। फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया कैन ओपन दीज अकाउंट, तो फॉरेन नेशनल एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है, एनआरई नहीं ओपन कर सकता, तो सिर्फ 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड डेबिट्स फ्रॉम एन एनआरई अकाउंट। ये अक्टूबर 2024 में पूछा गया था कि एनआरई अकाउंट में से किस पर्पस के लिए आप पैसा निकलवा सकते हो। लोकल डिसबर्समेंट्स, रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांसफर टू एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स फॉर एन एलिजिबल पर्सन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वैसे हम हटा देते हैं, ठीक है, फिर दिस वुड बी अ परफेक्ट क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ दी अबव, आपको लोकल डिसबर्समेंट्स करना है, रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया करना है, ट्रांसफर टू एनआरई एफसीएनआर करना है, ये हो सकता है, सारी चीजें आप एनआरई अकाउंट में कर सकते हो। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एफसीएनआर डिपॉजिट इज और आर करेक्ट। These can be maintained in freely convertible foreign currencies only, तो foreign currencies में open होता है, freely convertible में। Only term deposit or of 1 to 5 years are permitted, RDs are not allowed। ठीक है, 1 से 5 साल तक की आप FD करा सकते हो, RD नहीं करवा सकते, करेक्ट। Interest ceiling is benchmark rate 250 BPS for deposits of maximum 3 years, तो ये चाहिए, 3 से 5 होता तो 350 BPS आ जाता। इंटरेस्ट इज पेबल ओनली एट मेच्योरिटी नॉट पीरियोडिकली, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेच्योरिटी पे ही मिलेगा, पीरियोडिकली भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो। तो 1, 2 एंड 3 सही है, 4th गलत है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसएनआरआर अकाउंट इज और आर करेक्ट। एसएनआरआर पे इंटरेस्ट मिलता है, नहीं। दे आर मेंट फॉर फॉरेन नेशनल एंटिटीज विद बिजनेस इन इंडिया, यस। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम 7 साल के लिए होता है, करेक्ट। ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ टू एसएनआरआर इज प्रोहिबिटेड, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3 एंड 4 यानी कि बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप इसकी रिवीजन करिए, मल्टीपल रिविजन्स करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई कोर्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आप जैब पे क्लिक करेंगे कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मास्टर कोर्स नजर आएगा, ठीक है। तो जो मास्टर कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स की, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम समय में अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में भी एनरोल कर सकते हैं। सो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टोटल 60, हर सब्जेक्ट की 15, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं और मेंटर टॉक भी अवेलेबल है कि टीचर से आप डाउट भी पूछ सकते हैं। हर 15 डेज में ये एक सेशन रहता है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मास्टर कोर्स एंड दिस लाइव क्रैश कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो अभी जैब 80 कोड एप्लीकेबल है जिसके थ्रू आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।